हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन डेज करियर पॉइंट। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि सामने लिखा हुआ है, सामान्य जीव विज्ञान प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं कई परीक्षाओं में, उनमें से हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोग पिछली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 20 प्रश्नों को सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज भी हम लोग उसी तरीके से 20 प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से है और यहाँ पर भोजन के डाइजेशन की स्टार्टिंग के बारे में पूछा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए अगर हम लोग पाचन की बात करें, ठीक है, पाचन जिसको कि इंग्लिश में डाइजेशन बोलते हैं, डाइजेशन। ठीक है, पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो भोजन में उपस्थित जटिल हाइड्रोकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, उनको सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अब अगर पाचन की क्रिया के चरणों की बात की जाए तो 2 चरणों में होती है। एक तो होता है भौतिक, ठीक है, या फिर यांत्रिक पाचन। ठीक है, यांत्रिक पाचन। और दूसरा होता है रासायनिक। अब देखिए ये दोनों प्रक्रियाएं जो हैं, ठीक है, इनके कंप्लीट होने पर ही पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है। और ये प्रक्रियाएं किसमें होती हैं? आहार नाल में। ठीक है, आहार नाल में। आहार नाल की बात की जाए अगर, ठीक है, ये जो है स्टार्टिंग इसकी हो जाती है मुख गुहा से। मुख गुहा से, ठीक है, मुख गुहा। मुख गुहा के बाद में भोजन कहाँ जाता है? आहार नाल का मतलब क्या है? जहां जहां से भोजन गुजरेगा। तो सबसे पहले मुख गुहा हो गया, इसके बाद में ग्रास नली हो गई, ठीक, ग्रास नाल भी बोलते हैं जिसको। इसके बाद में आमाशय, ठीक है, और आमाशय के बाद में छोटी आंत, छोटी आंत, और छोटी आंत से फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत, और उसके बाद में फिर मलाशय। ठीक, इसके बाद में शरीर से बाहर। अब देखिए इसको समझेंगे थोड़ा सा। आहार नाल के ये हमने पार्ट्स लिखे हैं। अब कहां पर क्या होता है? देखिए मुख गुहा में जो होता है भोजन का यांत्रिक पाचन होता है। यांत्रिक का मतलब है भोजन को चबाया जाता है, पीसा जाता है, और इसमें जो है लार ग्रंथियों के माध्यम से निकली हुई लार मिक्स होती है। ठीक है, और लार ग्रंथि में एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि भोजन के रासायनिक पाचन में योगदान देते हैं। लार में मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है टाइलिन एंजाइम और एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है, तो टाइलिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में थोड़ा सा हेल्प करता है, और इसके बाद में जो लाइसोजाइम बताया है वो भोजन में उपस्थित कोई भी जैसे सूक्ष्म जीवाणु वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो मुख गुहा में दोनों प्रकार का पाचन, यांत्रिक भी और रासायनिक भी। ठीक, मुख गुहा में क्या क्या होता है? इसके अगर मुख गुहा में बात करी जाए तो एक जीभ हो गई भाई, ठीक है, जीभ के द्वारा भोजन को मिक्स करने का काम किया जाता है। दांत हो गए, ठीक है, दांत के द्वारा चबाने का काम किया जाता है। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियों की बात की जाए तो 3 जोड़ी होती हैं। एक जोड़ी होती है जीभ के नीचे, ठीक है, एक जोड़ी होती है कान के पास में, और एक जोड़ी होती है जबड़े के पीछे। तो कुल मिलाकर के 3 जोड़ी मतलब 6 लार ग्रंथियां। ठीक है, टोटल कितनी हो गई? 6 लार ग्रंथियां। ठीक है, तो इनका सबका योगदान कहां पर होता है? मुख गुहा में। इसके बाद में भोजन ग्रास नली से होता हुआ कहां पहुंचता है? आमाशय में। ठीक है, आमाशय के बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय। अब देखिए ये तो हो गए आहार नाल के हिस्से। इसके अलावा कुछ होती हैं हमारी ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां जिनको बोलते हैं हम लोग, पाचक ग्रंथियां। ठीक है, पाचक ग्रंथियों से भोजन गुजरता तो नहीं है, लेकिन पाचन में ये ग्रंथियों से निकले हुए रस जो है वो योगदान देते हैं। अब पाचक ग्रंथियों की बात की जाए तो सबसे पहले तो लार ग्रंथियां ही हो गई भाई। ठीक है, नंबर 1 लार ग्रंथियां हो गई। इसके बाद में जो यकृत होता है वो भी एक एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। ठीक है, सहायक पाचक ग्रंथि होती है। इसके बाद में अग्न्याशय। ठीक है, ये जो है मुख्य मुख्य हमने यहाँ पर लिख दिए हैं नाम। ठीक है, अब देखिए एक तरीके से यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया हमारा क्या है, ये देखिए यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर समझा भाई, ठीक है, कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख गुहा से। ठीक है, चलिए तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वृक्क में ग्लूकोज का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है?
ठीक है। वृक्क को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किडनीज। ठीक, मनुष्य में जो है एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। और इन्होंने क्या पूछा है कि ग्लूकोज का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है। अब देखिए किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसकी अगर संरचना की बात की जाए तो उसमें इस तरीके से देखिए बहुत से नेफ्रॉन होते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से संग्रहिका नलिका होती है और ये संग्रहिका नलिका कहाँ से जुड़ी रहती है? यहाँ पर ऐसे करके कुंडलन जैसा होता है थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद ये नलिका सीधी हो जाती है ऐसे, ठीक है। ये नलिका जो है इस तरीके से सीधी हो जाएगी और यहाँ पर आने के बाद में ये फिर से ऐसे कुंडलित होगी, ठीक है। इस तरीके से ये कुंडलित हो जाती है। कुंडलित होने के बाद में कुछ ऐसे इस तरीके से संरचना बनाती है ये, ठीक है। इस तरीके से समझाने की कोशिश की है सिर्फ यहाँ पे। तो ये जो आप कुंडलन देख रहे हैं, ठीक है, ये जो कुंडलन देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कुंडलित नलिका। क्या बोलते हैं? कुंडलित नलिका, ठीक है। अब क्योंकि ये संग्रहिका नलिका के निकट है तो ये हो जाएगी समीपस्थ, ठीक है, ये हो जाएगी समीपस्थ। और ये दूर स्थित है तो ये हो जाएगी दूरस्थ, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही बना लेते हैं। ये जो है इस तरीके से ये, ठीक, इस तरीके से ये फैला रहता है। इसको हम लोग अब देखिए ये जो संरचना, ये जो यू आकार की संरचना बनी हुई है इसको बोलते हैं हेनले का लूप, ठीक है, हेनले का लूप। और ये जो है ये इसको बोलते हैं बोमन संपुट, बोमन संपुट या फिर कैप्सूल। इंग्लिश में कैप्सूल होता है, हिंदी में संपुट होता है, ठीक है। अब इसी के अंदर क्या होता है, ये जो शिराएं आती हैं रक्त की, ठीक है, वो ऐसे करके यहाँ पर जुड़ी रहती है, ठीक है। इन्हीं में से रक्त जो बहता है, रक्त में से ही तरल यहाँ पर अवशोषित हो जाता है इसके माध्यम से, ठीक है। और फिर यहाँ से ये तरल ऐसे जब यहाँ कुंडलित नलिका में पहुंचता है तो यहाँ पर इस कुंडलित नलिका के द्वारा जो ग्लूकोज होता है या फिर जो लाभदायक चीजें होती हैं उसका अवशोषण कर लिया जाता है। फिर इसके बाद में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है ऐसे, और एक बार फिर यहाँ पर अवशोषण होता है, ठीक है। उसके बाद में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो संग्रहिका नलिका के माध्यम से उसमें मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, जो ये कुंडलित नलिकाएं हैं इसी के द्वारा ग्लूकोज जैसे लाभदायक पदार्थों का अवशोषण होता है। अब प्रश्न पर आते हैं, वृक्क में ग्लूकोज का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? बोमन कैप्सूल या फिर बोमन संपुट के द्वारा नहीं, यहाँ पर तो ब्लड जो होता है उसमें से तरल का अवशोषण किया जाता है, ठीक है। हेनले का लूप, इसके माध्यम से तो ये पासेज है, मार्ग है, ठीक। हेनले का लूप कार्य संरचना। वृक्क शिराएं, वृक्क शिराएं, अब देखिए यहाँ पर जब ये अवशोषण हो जाता है तो यहाँ पर वृक्क शिराएं ऐसे जुड़ी रहती हैं, उनके माध्यम से फिर से जल चला जाता है, ब्लड में मिल जाता है, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह मिक्स हो जाता है। ये भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा हमारा? ये कुंडलित नलिकाओं के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिराओं का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है, बताइए। अब ये क्वेश्चन जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से है और यहाँ पर इन्होंने सिराओं का रंग जो है वो नीला दिखाई देने का कारण पूछा है। तो सबसे पहले ये बताइए, सिराओं में रक्त किस प्रकार का प्रवाहित होता है, ठीक है। देखिए रक्त वाहिकाओं की बात की जाए तो एक होती है सिराएं और एक होती है धमनियां। सिराओं में कैसा रक्त प्रवाहित होता है और धमनियों में कैसा रक्त प्रवाहित होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था थोड़ा। सिराएं जो होती हैं इनमें CO2 युक्त, ठीक है, CO2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है जो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में ले जाया जाता है। एग्जाम्पल बताया था अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा, जिसको इंग्लिश में वेना कावा बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें कैसा रक्त है? CO2 युक्त है। बस यही कारण है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, ऑक्सीजन युक्त रक्त की उपस्थिति बिल्कुल गलत है। ऑक्सीजन युक्त रक्त किसमें होगा? धमनियों में होगा, ठीक है। ऑक्सीजन रहित रक्त की उपस्थिति, बिल्कुल ऑक्सीजन रहित होता है, ठीक है। कौन सी होगी? फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिस वजह से इसका रंग नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, ठीक है। ऑप्शंस है न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस जो होता है वो पहली बात पाचन में भाग ही नहीं लेता है, ठीक है, डीएनए से संबंधित है। दूसरा एमाइलेज, ये पाचन में भाग लेता है, पेप्सिन भी भाग लेता है, ट्रिप्सिन भी भाग लेता है, ठीक है। अब देखिए जो पेप्सिन और
ट्रिप्सिन, ये जो लिखा हुआ है, ये दोनों प्रोटीन के पाचन में योगदान देते हैं। पेप्सिन और ट्रिप्सिन किसमें? प्रोटीन के पाचन में। ठीक है, एक आंत में मिलता है, एक आमाशय से मिलता है। और अब बचा कौन सा? एमाइलेज। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। एमाइलेज जो है वही कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, देखिए पीएच का जो फुल फॉर्म होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोजन आयन सांद्रण। पीएच का पूरा नाम हाइड्रोजन आयन सांद्रण, जिसके माध्यम से किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन सांद्रण पूछा है कितना होता है, इसका मतलब मूत्र कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगर ये क्षारीय होता तो पीओएच पूछते। ठीक है, OH आयन उपस्थिति क्या प्रदर्शित करता है कि वो क्षारीय प्रकृति का विलयन है, और H प्लस आयन की उपस्थिति क्या प्रदर्शित करता है कि अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ दिया? पीएच का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये 6। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छोटी आंत में कौन से 3 स्राव भोजन से मिलते हैं? ठीक है, अभी देखिए पहले क्वेश्चन में ही पाचन के बारे में थोड़ा सा बताया था। अब यहाँ पर कहा है कि छोटी आंत में कौन से 3 स्राव भोजन में मिलेंगे आकर के। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, ये जो छोटी आंत है, थोड़ा चित्र बना के समझाने की कोशिश करते हैं। ये मुख गुहा हो गई, इसमें इस तरीके से दांतों को प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, जीभ को प्रदर्शित कर दिया। इसके बाद में ये ग्रसनी हो गई, ग्रासनाल। ठीक, यहाँ पर लार ग्रंथियां होती हैं, यहाँ पर होती हैं और जीभ के नीचे होती हैं। ठीक, तो इस तरीके से अब देखिए ये नली आती है, इसके बाद में क्या हो जाएगा? आमाशय। ठीक है, आमाशय। आमाशय के बाद में ये इस तरीके से यहाँ पर छोटी आंत जो है वो ऐसे इस तरीके से। ठीक, छोटी आंत हो गई, फिर यहीं पर से राउंड करके बड़ी आंत होती है ऐसे चारों ओर से। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये इस यहाँ पर अग्न्याशय होता है। ठीक, और ये जो है सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। ठीक, लीवर जो है इस तरीके से लीवर जुड़ा रहता है, और यहीं पर क्या होता है? गाल ब्लैडर होता है। अब देखिए अग्न्याशय से निकला हुआ रस वो भी कहाँ आएगा? छोटी आंत में। यहाँ जो पित्ताशय होता है उससे निकला हुआ रस कहाँ आएगा? छोटी आंत में। ठीक, और छोटी आंत खुद भी कुछ पाचक रस स्रावित करती है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, छोटी आंत में कौन कौन से 3 स्राव भोजन से मिलते हैं? पहला तो हो गया पित्त रस। ठीक है भाई, जठर रस नहीं, अग्न्याशय रस। ठीक है, इसमें मतलब ये 2 तो सही थे, दूसरे ऑप्शन में लार तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, इसमें ये वाला गलत हो गया, कोई मतलब ही नहीं आगे पढ़ने का। आमाशयी रस, ठीक है, लार गलत हो गया। ठीक है, आंतरी रस सही, पित्त रस भी देखिए मिलता, आंतरी रस मिलेगा, पित्त रस भी मिलता है, और अग्न्याशयी रस। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो गया। छोटी आंत में आंतरी रस, पित्त रस और अग्न्याशयी रस, ये 3 भोजन से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसकी त्वचा में भूरी वसा पाई जाती है? ठीक है, ब्राउन फैट। ऑप्शन है वयस्क मानव में, वृद्ध मानव में, शिशु मानव में या घोड़े में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। आप लोग याद रखिएगा, शिशु मानव में जो है वो भूरी वसा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव के मूत्र में पाई जाने वाली यूरिया निम्न में से किस पदार्थ के विखंडन से बनती है? ठीक है, जो यूरिन में यूरिया पाई जाती है वो किस पदार्थ के टूटने से बनती है, पूछा गया इसमें। ऑप्शन है ग्लूकोज के टूटने से, ग्लिसरॉल के टूटने से, यूरिक एसिड के टूटने से, या फिर फैटी एसिड। यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 3, यूरिक एसिड के टूटने से यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, श्वसन क्रिया के दौरान निष्कासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ठीक है, पहले तो थोड़ा सा आपको बता दें, देखिए श्वसन की क्रिया जो होती है इसमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इसको अगर हिंदी की बात करें हम लोग, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? तो हिंदी में निश्वसन, ठीक है, और निःश्वसन। बहुत ध्यान से समझिए, बिंदी का फर्क होता है बस, विसर्ग का। ठीक है, विसर्ग का फर्क होता है। निःश्वसन को बोलेंगे हम लोग इंस्पायरेशन, मतलब जब श्वास अंदर खींचेंगे उसको क्या बोलेंगे? इंस्पायरेशन। और जब सांस को बाहर छोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सपायरेशन। RATION। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग सांस अंदर खींचते हैं
तो जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो वायुमंडल में जितनी होती है 21%। ठीक है, ये श्वास जब खींची अंदर तब। जब श्वास को हम लोग बाहर छोड़ते हैं उसमें भी ऑक्सीजन होती है, कितनी होती है, उसको होती है 17%। ठीक है, तो प्रयोग में लाई गई ऑक्सीजन कितनी हो गई भाई, प्रयोग में ली गई O2 कितनी हो गई, टोटल थी 21 और उसमें से 17 फिर श्वास में बाहर निकल गई, तो यूज्ड कितनी हो गई 4%। 4% हम लोग सिर्फ प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझेंगे। श्वसन क्रिया के दौरान निष्कासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो निष्कासित वायु में ऑक्सीजन होती है 17%। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे 2%, 4%, 10%, 20%। इसमें तो ऑप्शन नहीं ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। श्वसन क्रिया के दौरान निष्कासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत, अगर यहाँ पर हम लोग कम जोड़ दें, ठीक है, कुल होती है कितनी, जो जो ग्रहण करते हैं 21%, तो निष्कासित कर दी उसमें कितने परसेंट कम हो गई 4%, क्योंकि वही तो यूज हो गई। ठीक है, ये है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। श्वसन क्रिया के दौरान निष्कासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितने परसेंट होती है, अगर यही क्वेश्चन रखते तो इसका सही जवाब हो जाता 17%। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें विकल्प में से चुनना है तो यहाँ पर अगर हम कम जोड़ लें तो 4% कम हो जाती है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। गर्भाशय की दीवार में कौन से 2 स्तर पाए जाते हैं। हाँ देखिए, पहले तो कौन कौन से स्तर होते हैं समझ लेंगे। मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं। एक होता है पेरीमेट्रियम, ठीक, एक होता है मायोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब देखिए पेरीमेट्रियम जो है सबसे बाहरी परत होती है, ये यूट्रस के सबसे बाहरी लेयर होती है। मायोमेट्रियम जो है वो मिडल वाली होती है, जो पेरीमेट्रियम के बाद वाली है, और एंडोमेट्रियम सबसे भीतरी परत होती है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, मायोमेट्रियम एवं मीजोमेट्रियम गलत है, मायोमेट्रियम एवं एंडोमेट्रियम ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। शरीर के किस अंग में शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक पदार्थ अमोनिया को अपेक्षाकृत कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदल दिया जाता है। ठीक, अमोनिया को यूरिया में किस अंग में बदला जाता है ये पूछा है। ऑप्शन है वृक्क में, फेफड़े में, प्लीहा में या यकृत में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लीवर, यकृत में जो अमोनिया होती है उसको यूरिया में बदल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा केंद्र भूख लगने, ठीक देखिए, भूख लगने या भोजन ग्रहण करने की क्रिया से संबंधित है। इसमें पूछा है कि भूख लगना किसके द्वारा महसूस किया जाता है, मस्तिष्क के किस भाग द्वारा। ऑप्शन है मेरुरज्जु, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मस्तिष्क का कहाँ से भाग हो गया, अग्र मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस या फिर घ्राण पिंड। इसका सही जवाब हाइपोथैलेमस होगा। ठीक है, देखिए हाइपोथैलेमस के द्वारा भूख लगना, प्यास लगना, घृणा, प्रेम आदि भावनाएं सभी हाइपोथैलेमस के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है, ठीक, ग्रहण की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि। ऑप्शन एड्रिनल, थायराइड, पैनक्रियाज या फिर पिट्यूटरी। तो यहाँ पर सबसे छोटी ग्रंथि इन ऑप्शंस में से चुननी है तो हो जाएगी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। और इसका दूसरा नाम होता है क्या, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड या फिर हिंदी में मास्टर ग्रंथि। ठीक है, तो यहाँ पर पिट्यूटरी जो है सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। ठीक है, अब देखिए गोनाडोट्रोपिक के बारे में थोड़ा समझ लेंगे। इसका अगर हम नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, GTH, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक, ये पहली बात तो जो हाइपोथैलेमस होता है इसके द्वारा GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक, मतलब प्रेरित करने के लिए एक हार्मोन निकलता है हाइपोथैलेमस से,
और वो जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रेरित करता है किसके लिए, जीटीएच को निकालने के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो सही जवाब हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि से। अगर पूछता कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन को स्रावित करने के लिए जो प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है वो हाइपोथैलेमस से निकलता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब जीएनआरएस जो है वो इसका काम क्या है, गोनाडोट्रोपिक को निकालने के लिए प्रेरित करना, और किससे प्रेरित करेगा वो जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड को, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से जीटीएच निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देख लीजिए, पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन या फिर ट्रोडेप्सिन। पहले क्वेश्चन में बताया था लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। टाइलिन का काम क्या होता है, स्टार्च का पाचन। नेक्स्ट, अच्छा लार में एक और कौन सा बताया था, एमाइलेज, ठीक है, नहीं एमाइलेज नहीं, लाइसोजाइम पहले बताया था, कौन सा, लाइसोजाइम। ये दो हार्मोन होते हैं लार में, एक हो गया टाइलिन, एक होता है लाइसोजाइम। टाइलिन का काम बता ही दिया, स्टार्च के पाचन में, और लाइसोजाइम ये सूक्ष्म जीवों के, सूक्ष्म जीव या जीवाणु लिख लीजिए, को नष्ट करता है, कहाँ वाले, भोजन में उपस्थित, ठीक, जो भोजन चबाते हैं हम लोग, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने का काम लाइसोजाइम करता है, ठीक है। दोनों एंजाइम लार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ स्वेट। पहला ऑप्शन है हानिकारक लवणों का शरीर से निष्कासन, ठीक है, जो हानिकारक साल्ट्स होते हैं उनको शरीर से निकालना, इसके लिए तो वृक्क है, ठीक है। अगला शरीर के ताप का नियंत्रण, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी पढ़ लेते हैं, शरीर से अनावश्यक जल का निष्कासन या फिर हानिकारक कीटाणुओं का निष्कासन, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए पसीना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा कैसे निभाता है, गर्मियों में जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो जो पसीना निकलता है उसके संपर्क में जो वायु आती है वो शरीर को ठंडा बनाए रखती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शरीर के ताप का नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सिरा किस लक्षण में धमनी से अंतर प्रदर्शित करती है, ठीक। सिरा में कैसा रक्त बहता है और धमनी में कैसा रक्त बहता है। अगर हम लोग अधिकांशतः सिरा की बात करें तो अशुद्ध, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ, ठीक। धमनियों में शुद्ध, मतलब ऑक्सीजन मिला हुआ, ठीक। अब अंतर की बात पूछी है, पहला ऑप्शन है रंगायुक्त दीवारें, दूसरा है कपाट की उपस्थिति, तीसरा है अधिक पेशीय दीवार और चौथा है पतली गुहा। अब पूछा किसका है इन्होंने, सिरा का लक्षण पूछा है, ठीक है। तो सिरा में क्या होता है, रंगायुक्त दीवारें तो नहीं होती है, कपाट की उपस्थिति होती है, ठीक है। क्योंकि सिराएं क्या करती हैं, देखिए अलिंद में रक्त को पहुंचाती है, इधर से देखेंगे तो अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा अलिंद में पहुंचाई है, ठीक। उसके बाद में अलिंद से निलय में जब ब्लड जाता है तो बीच में वाल्व होते हैं, कपाट होते हैं, ठीक। ऐसे इधर भी कपाट होता है, इधर कौन सा होता है, ट्राइकास्पिड और उधर बाइकास्पिड। ये जो दायां अलिंद है और दायां निलय है इनके बीच में ट्राइकास्पिड, और बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में डाइकास्पिड, ठीक। तो उधर से आई कौन सी, इधर से फुफ्फुसी सिरा आई है, इधर से अग्र महाशिरा पश्च महाशिरा आई है। तो सिराओं के रास्ते में क्या हो गया, कपाट की उपस्थिति होती है, जबकि धमनियों के रास्ते में कोई उपस्थिति नहीं होती। देखिए धमनी कहाँ से जाएगी, निलय से, बाएं निलय से ऐसा रक्त निकलेगा और कहाँ चला जाएगा, महाधमनी से, कहीं पर भी कोई कपाट नहीं आया हुआ है, ठीक। तो क्या अंतर हो गया, कपाट की उपस्थिति सिराओं में होती है, धमनियों में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 18, ये वर्ड लिखा हुआ है ऑस्मो रेगुलेशन, अर्थात शरीर में जल का नियंत्रण। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, क्वेश्चन में बता दिया गया है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, शरीर में जल का नियंत्रण कौन सा अंग करता है, ठीक है। ऑप्शन है इसमें यकृत, वृक्क, अग्न्याशय या फिर तिल्ली। अब देखिए यकृत में जल को नियंत्रित करने वाला कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है। यकृत में यूरिया बनता है, ठीक है, पित्तरस बनता है जो कि पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जल को नियंत्रित करने वाला कोई काम नहीं। अगर हम लोग वृक्क की बात करें तो ये सही है, वृक्क को हम लोग क्या बोलते हैं, किडनीज बोलते हैं, ठीक है। और इसमें अभी हम लोगों ने क्वेश्चन आया था पिछले में, क्या आया था कि जो अवशोषण होता है ग्लूकोज वगैरह का, ठीक है, जो लाभदायक चीजें होती है, जल का पुनर्अवशोषण किडनी में ही होता है, कहाँ पर होता है, कुंडलित नलिकाएं जो होती है, ठीक। तो अग्न्याशय में भी ऐसा कुछ नहीं, तिल्ली में भी कुछ नहीं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जो किडनीज होती है उसमें जल का नियंत्रण, मतलब
ऑस्मोरेगुलेशन में पुनर्अवशोषण हो जाता है जल का। अधिक अगर मात्रा है तो निकाल देंगे शरीर से बाहर, कम है तो और अवशोषित करके फिर वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं बाहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आंख का कौन सा भाग आंख के भीतर प्रवेश कर रहे प्रकाश की मात्रा को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है? ठीक है, आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। लेंस के माध्यम से फोकस को कम ज्यादा करके उसको तस्वीर बनाई जाती है रेटिना पर। ठीक है, कार्निया, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, कार्निया, रेटिना, डायाफ्राम तो कोई मतलब ही नहीं है, डायाफ्राम तो आंख का हिस्सा ही नहीं है भाई। ठीक है, और आइरिस, तो यहाँ पर आइरिस के द्वारा अगर ज्यादा प्रकाश पड़ता है तो आइरिस सिकुड़ जाती है, ठीक, जिससे कि कम प्रकाश आंखों में प्रवेश कर पाए। ठीक है, तो आइरिस का काम क्या होता है, फैल करके सिकुड़ करके प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करके आंख के अंदर प्रवेश करने देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम क्वेश्चन है, बताइए आंसर। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को हार्ट का पूरा जो क्रिया विधि बताई थी, ठीक, उसमें मैंने इसको समझाया भी था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? निलय, अलिंद, वेना कैवा और एरोटा। देखिए ये जो निलय और अलिंद है वो तो पहली बात धमनी नहीं है, ठीक है, चैम्बर है। ठीक है, चैम्बर होगा। अच्छा, वेना कोवा और एरोटा, इनको अगर हिंदी में लिख दें तो शायद आप लोग बता दें भाई, वेना कोवा को क्या कहेंगे? महाशिरा, महाशिराएं। ठीक है, अग्र या पश्च कोई भी बोल लेंगे आप, अग्र पश्च। ठीक है, और इसके बाद में एरोटा जो होती है ये होती है महाधमनी। अब दोनों के अगर कार्य आपको पता होंगे, ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ, ठीक है, और ऊपर जो वर्ड लिखे हुए हैं ये इंग्लिश में वर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, इनकी स्पेलिंग अगर लिखें तो होती है AOROTA, और इसकी होती है VENACAVA, वेना कावा। ठीक, अब बताइए शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मैंने आपको बताया था लास्ट में जो शुद्ध रक्त होता है बाएं निलय से होता हुआ महाधमनी के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा दिया जाता है, इसका मतलब महाधमनी ही सबसे लंबी धमनी हो गई, एरोटा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर पूरे 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर कोई दिक्कत होती है किसी भी क्वेश्चन में, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आने वाले क्लासेस में हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। बने रहिए गोल्डन करियर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।